Namaskar and welcome you to World Affairs. Now प्रशांत धवन, the biggest Japanese investment in India's history. देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आ चुके हैं और इनकी जो 2 दिन की इंडिया की विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से ये पीएम बने हैं उसके बाद से आप अगर देखो तो इंडिया पहला कंट्री है जो जापान के पीएम ने विजिट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है जापान के लिए। और ये साल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है फॉर बोथ इंडिया एंड जापान, क्योंकि दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और इसी विजिट के दौरान जापानीज मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि जापान अनाउंस करने वाला है $42 बिलियन या फिर हो सकता है कि इससे ज्यादा की भी इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। इससे पहले आप अगर देखो तो 2014 में जब उस वक्त के प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे इंडिया में आए थे तब इन्होंने अनाउंस करी थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट रफली 25 से लेकर $30 बिलियन के आसपास की। तो एक बहुत ही बड़ा जंप है। $42 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा भारत में आने वाले 5 साल के लिए। नाउ ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स है ऐसा नहीं है कि बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के आएगी। जापान भारत पे प्रेशर भी डालेगा कि देखिए एक इंटरनेशनल यूनिटी दिखाइए यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। बहुत अजीब लगता है कि क्वाड के सारे देश चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, जापान हो, ये निंदा कर रहे हैं रशिया की। आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं और तो और अब तो आप रशिया से ऑयल ही परचेज कर रहे हो। तो जापान के पीएम ओपनली कह चुके हैं कि मैं यूनिटी का जो इशू है इस पर स्ट्रेस करूंगा ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान के भी क्या इश्यूज हैं रशिया को लेकर, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जापान से। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया और जापान का एक युद्ध अभ्यास होता है धर्म गार्डियन के नाम से। जो धर्म गार्डियन 2022 है ये किस भारतीय स्टेट में हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा, केरला या फिर कर्नाटका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ओवरऑल आप अगर देखो तो ये इंडिया और जापान का 14th एनुअल समिट है। फूमियो किशिदा जो आज के समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले थे जापान के विदेश मंत्री और कई बार भारत में आ चुके हैं। मोदी जी से बहुत बार मिल चुके हैं। जब मोदी जी गुजरात के सीएम भी थे तब भी इनसे कुछ इनकी इंटरेक्शन थी। तो काफ़ी हद तक ये फेमिलियर है इंडिया से। इनको पता है कि इंडिया की नीड्स क्या है, इंडिया में क्या कैपेसिटी है, किस तरीके से जापान की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ग्रो भी कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। और अगर हम बात करें प्योर इन्वेस्टमेंट्स की, मैं यहाँ पर वो नहीं बात कर रहा स्टॉक परचेज कर लिए, कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग कर ली। अगर हम बात करें स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स की तो जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नंबर 1 पे यूजुअली आपको यूएसए ही दिखेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिलीज की गई पिक्चर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जापान रैंक्स 5th अमंग द मेजर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। टोटल 36.36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है फ्रॉम जापान टू इंडिया। अब जो ये अमाउंट है इसमें एक ह्यूज बम्प आने वाला है आने वाले 5 सालों में। जो ये अमाउंट है ये आपको बढ़ के दिख जाएगा करीब 70 से लेकर $80 बिलियन के आसपास। और जापान की ज्यादातर जो ये इन्वेस्टमेंट्स है, अगेन यहाँ पे आप मुझसे ये पूछोगे $42 बिलियन, ये हो गए करीब 3,23,000 करोड़ रुपए। तो ये जो अमाउंट है जापान इंडिया को कैसे देगा? क्या ये कोई लोन होगा? ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पर? देखिए जापान प्राइमरली फोकस करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ऑलरेडी आपको बताया होगा कि जापान प्रोवाइड कर चुका है अपनी टेक्निकल असिस्टेंस और ये लोग सॉफ्ट लोन भी दे चुके हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो अभी तक अटका हुआ है। इस पर काम खत्म नहीं हुआ। पक्का किशिदा साहब यहाँ पे इंडिया में आके बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म करिए, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिनिश हो, उसके बाद हम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर ये लोग 6 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं इन अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। फिर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जो हम एक आपके लीजिए पूरा माल ढोने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे के लिए, उसकी भी जो फाइनेंसिंग है ये जापान ही कर रहा है। तो जापान देखिए ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है। और इतना ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान की सरकार ही निवेश करती है भारत में। जो जापान का प्राइवेट सेक्टर है इनकी अलग से इन्वेस्टमेंट आती है। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो जापान की जो सुजुकी मोटर है ये इन्वेस्ट करेगी भारत में $1.3 बिलियन, मतलब कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इनकी तरफ से आने वाली है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए। ये लोग चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर बने इंडिया। तो यहाँ पे जापान हमारी हेल्प कर रहा है। और जापान की गवर्नमेंट, इनका प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंडिया में बना रहे हैं बहुत सारी जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। जापानीज कंपनीज इन टाउनशिप्स में ही काम करेंगी। 2 टाउनशिप यहाँ पे बन रही है राजस्थान में, एक हरियाणा में, एक उत्तर प्रदेश में, एक आंध्रा में, गुजरात में बन रही है 2, फिर तमिलनाडु में 3 बन रही है, कर्नाटका में 1 है और फिर महाराष्ट्र में है। एक बार ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन गई तो मैं आपको ये बता रहा हूँ
ये 42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी। जापान एक प्रॉपर आप कह लीजिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए पहले बना रहा है एटमॉस्फेयर। इनकी कंपनीज और इन्वॉल्व हो रही है इंडिया में, ये पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। एक बार इनके यहाँ पर पैर जम गए उसके बाद आप देखेंगे जापान विल प्रूव टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। और ये मत भूलिएगा कि जापान इस सब के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा। जो लूपेक्स मिशन है, जहां पर इंडिया और जापान दोनों भेजेंगे चांद पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोब, जिसके अंडर बेसिकली इंडिया का लैंडर होगा, जापान का रोवर होगा। यहाँ पर भी इसरो और JAXA मिलकर काम करने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया एंड जापान आर वर्किंग टुगेदर इन मैनी फील्ड्स। मगर रशिया का इशू बीच में आएगा। रशिया का इशू बिल्कुल जापान के लिए भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जापान आप अगर सोचे तो अकेला क्वाड कंट्री है जिसके जेन्युइन डिस्प्यूट है रशिया के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। आप अगर जापान का मैप देखोगे तो नॉर्थ में आपको दिखेंगे बहुत सारे टापू। तो ये जो टापू है इनको कहा जाता है कुरिल आइलैंड्स। अब क्या है कि ये जो पार्ट है ये सब रशिया को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं जहाँ पर बोथ जापान और रशिया क्लेम करते हैं। उसके अलावा जापान और रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक प्रॉपरली शांति समझौता कभी लिखा नहीं है। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो जापान और रशिया में पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ, बस सीज फायर मेंटेन किया जा रहा है। तो जापान जब देखता है कि रशिया आज के समय किस तरीके से तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, तो जापान भी काफ़ी हद तक चिंतित होता है। तो इसलिए जापान यहाँ पर यह चाहता है कि इंडिया भी आलोचना करे रशिया की। अब एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है, एक तो ऑफकोर्स जापान की खुद की सिक्योरिटी का इशू है ही, फिर जापान यूजुअली USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करता है उनके लेफ्टिनेंट की तरह। इंडिया ऐसा नहीं है, हम लोग USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं हैं। हम अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज इकोनॉमी है। हम काफ़ी बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। इंडिया रशिया पे सैंक्शन लगाने के बजाय रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो इंडिया की आज भी थ्राइव कर रही है रशिया में। तो ये सब देखकर जापान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। और इंडिया के लिए देखिए, भविष्य में बहुत ही मुश्किल होगा रशिया को रेगुलरली सपोर्ट कर पाना, क्योंकि बाकी जो क्वाड देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इनसे मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। इंडिया भी यहाँ पर यही अज्यूम करके अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ा रहा है कि इन सब कंट्रीज को ये पता है कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को चेक में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया को चेक में रखने से। और इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर यही मानेगा कि चाइना का जो थ्रेट है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि इस थ्रेट की वजह से ऑल टुगेदर ये लोग इग्नोर कर दे लॉन्ग टर्म में इंडिया का सपोर्ट टू रशिया। ऑफ कोर्स देखना यहाँ पर ये होगा कि इवेंचुअली होता क्या है। क्या रशिया यूक्रेन के बाद बाकी कंट्रीज पर भी अग्रेशन दिखाता है? अगर ऐसा हुआ देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। इंडिया को भी कहीं ना कहीं आलोचना करनी होगी उस समय रशिया की। वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि धर्म गार्डियन 2022 रिसेंटली किस स्टेट में हुई थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कर्नाटका में। यहाँ पर आप देख पाएंगे PIB का कटआउट है। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 कल्मिनेट्स एट कर्नाटका। याद रखिएगा, काफी हद तक न्यूज में थी ये, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।